नमस्कार साथियों, अगस्त्या नेट क्लासेस की तरफ से सभी का स्वागत। हम लोग आज शुरू करेंगे इवोल्यूशन का। एविडेंस में चल रहे थे तो आज एविडेंस का टॉपिक जो है वो है बायोजियोग्राफी ऑफ एनिमल डिस्ट्रीब्यूशन। बायोजियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनिमल, इससे कैसे ये प्रूफ होता है कि एविडेंस हुआ है, इवोल्यूशन हुआ है। बायोजियोग्राफी शब्द से ही अर्थ ये निकलता है कि बायोजियोग्राफी भौगोलिक वितरण जीव का, लिविंग्स का, इस अर्थ पे वितरण कैसे है। वितरण का मतलब रहन सहन कैसे है, कहाँ रह रहे हैं, किस किस इन्वायरमेंट में, अर्थ पे, पूरे अर्थ की बात हो रही है। अर्थ पे आपका वाटर भी हो सकता है, कुछ एनिमल्स और प्लांट्स वाटर में भी रहते हैं, कुछ अर्थ पे भी रहते हैं टेरेस्ट्रियल एरिया में, कुछ माउंटेन्स पर रहते हैं, कुछ एनिमल प्लांट्स बर्फीले जगहों पे, ठंडे जगहों पर रहते हैं, कुछ गर्मी पे रहते हैं, कुछ डिजर्ट एरिया में रहते हैं, कुछ जमीन के अंदर भी रहते हैं, कुछ आसमान पे भी रहते हैं, कुछ माउंटेन्स पे भी रहते हैं। तो इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो चाहे फ्लोरा हो चाहे फाना हो। फ्लोरा का मतलब प्लांट होता है और फाना का मतलब एनिमल होता है। चाहे वो प्लांट का हो चाहे एनिमल का हो, उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है, जो वितरण है, जो रहन सहन है, कहाँ कैसे किस इन्वायरमेंट पर कौन फ्लोरा या फाना रह रहा है, और जो जहाँ पे रह रहा है उसी के अनुसार वो अडाप्ट है। तो इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है कैसे है, ये डिस्ट्रीब्यूशन जो प्रूव करता है कि एवोल्यूशन हुआ है। जो वितरण है, जो डिस्ट्रीब्यूशन है एनिमल का, फ्लोरा प्लांट्स का, ये कैसे होता है और इसके कितने प्रकार हैं, इस पे जरा सा हम लोग नजर डालेंगे, तब इस पे देखेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। देखें, फ्लोरा, एक शब्द आता है फ्लोरा। फ्लोरा, फ्लोरा का मतलब होता है प्लांट, और एक आता है फाना, इसका होता है मतलब एनिमल। फ्लोरा और फाना का जो डिस्ट्रीब्यूशन है बायोजियोग्राफी, इस अर्थ पे जो सामान्यता वितरण होता है वो तीन तरह से इनका डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तीन तरह के, इनको तीन क्राइटेरिया में डिवाइड किया गया है। कहीं कहीं 5 है, कहीं कहीं 7 है, लेकिन मेजर जो है वो 3 है। नंबर 1 है, उसको बोलते हैं डिसकंटिन्यूअस। डिसकंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन। दूसरा है कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन। और तीसरा है बाइपोलर। बाइपोलर डिस्ट्रीब्यूशन। ये कॉमनली 3 तरह से अर्थ पे एनिमल्स का डिस्ट्रीब्यूशन, यानी फाना का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, चाहे फाना या फ्लोरा। डिसकंटिन्यूअस क्या होता है, देखें, डिसकंटिन्यूअस शब्द से ही है। डिसकंटिन्यूअस मतलब एनिमल्स आर जो डिस्ट्रीब्यूट है वो किसी न किसी अनहैबिटेड एरिया से रुक गए हैं, ब्रोकन हो गए हैं। हर जगह नहीं है डिसकंटिन्यूअस, हर जगह नहीं है। कोई अनहैबिटेड एरिया है, उससे इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो रोक दिया गया, रुक गया, ब्रोकन हो गया। अनहैबिटेड एरिया, सपोज कि ये कोई जियोग्राफिकल नेचुरल बैरियर है, उससे रुक गए। कोई माउंटेन्स पड़ गया या कोई ओशियन पड़ गया, कोई बहुत बड़े बैराज पड़ गए जिसके माध्यम से वो रुक गए, वहीं तक वो सीमित है, पूरे अर्थ पे नहीं है, पूरी दुनिया में नहीं है। डिसकंटिन्यूअस है। कोई समुद्र पड़ गया, कोई माउंटेन पड़ गया, बस वो बैरियर हो गया, उसके इधर नहीं आएंगे, उतने ही एरिया में रहेंगे, मतलब ये रुक गए हैं।
इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो एक पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया में ही है, पूरे अर्थ पे नहीं है। इसको कहेंगे डिसकंटिन्यूअस इवोल्यूशन। इसमें सबसे बड़ा एग्जाम्पल है हमारा लंगफिश। लंगफिश। दूसरा उदाहरण है कुछ स्पीसीज मार्सुपियल्स की है, मार्सुपियल्स, सम स्पीसीज। और इसका और एक एग्जाम्पल है ऑस्ट्रिच। ऑस्ट्रिच, देखिए ये ऑस्ट्रिच और आपका लंगफिश ये साउथ अमेरिका में, मार्सुपियल्स ऑस्ट्रेलिया में रुके हुए हैं। साउथ अमेरिका में है, उसके बाद नहीं आ पा रहे हैं, बीच में समुद्र पड़ गया। उसी तरह से कुछ स्पीसीज मार्सुपियल की वो ऑस्ट्रेलिया में है, मतलब एक बैरियर आ गया क्या ओशियन का। तो कोई ना कोई बैरियर आ जाता है जिससे पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया में ही रहते हैं, उससे आगे नहीं निकल पाते हैं, माइग्रेट नहीं कर पाते हैं, बाहर नहीं निकल पाते हैं। ये डिसकंटिन्यूअस है। उसी तरह से कंटिन्यूअस है, ये पूरे अर्थ पे रहते हैं, कोई बैरियर नहीं होता इनको। फूड, शेल्टर या जियोग्राफिकल या नेचुरल बैरियर्स नहीं है, ये माइग्रेट कर जाते हैं। अगर कोई बैरियर आएगा तो माइग्रेट करके उस स्थान पर चले जाएंगे, किसी अन्य पे, पूरी धरती पर रहते हैं, पूरी अर्थ पे इनका विषय कंटिन्यूअस रहते हैं, कोई बैरियर इनको रोक नहीं पाता है। सबसे बड़ा एग्जाम्पल इनका है मॉस्किटो। देखिए मॉस्किटो अमेरिका में भी है, इंडिया में भी है, एशिया में भी है, अफ्रीका में भी है। अगर कोई उनको डिजास्टर आएगा, कोई फूड की, कोई नेचुरल शेल्टर की प्रॉब्लम होगी तो माइग्रेट कर जाएंगे, दूसरे जगह चले जाएंगे। राइट है एग्जाम्पल, देखिए मॉस्किटो, मॉस्किटो, रैट, बैट है। देखिए ये सब एग्जाम्पल है इसके, किसके? कंटिन्यूअस के, कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन के ये सब एग्जाम्पल है। कॉकरोच है, मॉस्किटो है, लिजार्ड्स है, स्नेक है, लिजार्ड्स है, स्नेक है। ये सब क्या है? कंटिन्यूअस है, एक पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया में है। शेल्टर, फूड या कोई नेचुरल डिजास्टर की प्रॉब्लम आ गई तो ये माइग्रेट कर जाते हैं, किसी दूसरी जियोग्राफिकल एरिया में चले जाएंगे। मतलब ये डिसकंटिन्यूअस माइग्रेट नहीं कर पा रहा है, पर्टिकुलर एरिया में है क्योंकि कोई कोई बैरियर इसको रोक दिया। लेकिन कंटिन्यूअस वाले डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब यह है कि कोई बैरियर रोक नहीं पाएगा, ये माइग्रेट करेगा। वो बाई फ्लड, बाई वाटर, बाई एयर या बाई अर्थ, किसी न किसी माध्यम से वो मूव कर जाएगा। सबसे बड़ा एग्जाम्पल कंटिन्यूअस का है मैन, ह्यूमन, ये भी कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन है। एयर के माध्यम से यानी फ्लाइट के माध्यम से किसी न किसी माध्यम से मूव कर जाएगा, मतलब इसको बैरियर नहीं रोक पाएगा। ह्यूमन भी अमेरिका में रह रहा है, कनाडा में रह रहा है, ऑस्ट्रेलिया में रह रहा है, पूरे अर्थ पे है। जहाँ प्रॉब्लम आ गई वहाँ से मूव कर जाएगा, माइग्रेट कर जाएगा, दूसरी जगह रहेगा, तीसरी जगह रहेगा। उसी तरह से इस तरह के जो एनिमल होते हैं कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन के, उनको कोई बैरियर नहीं रोक पाता है, वो माइग्रेट कर जाते हैं। जबकि डिसकंटिन्यूअस में माइग्रेशन नहीं हो रहा है। तीसरा है बाइपोलर डिस्ट्रीब्यूशन। बाइपोलर मतलब है कोल्ड आर्कटिक एरिया या मेरीन ओशियन में जो कुछ एनिमल्स रहते हैं, ये भी नहीं मूव करते। जो आर्कटिक एरिया में रह रहा है या ओशियन, मेरीन ओशियन में रह रहा है, वो माइग्रेट नहीं कर पाता है, वो पर्टिकुलर है, बाइपोलर है। जो बर्फीले जगह पर रह रहा है वो वार्म जगह पर नहीं रह सकता है। सबसे बड़ा एग्जाम्पल इसका है पेंगुइन। पेंगुइन, पेंगुइन, कोकीटोक्स, कोकीटोक्स बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है इसका। आर्कटिक फॉक्स, और उसके बाद लेमिंगर्स, रेनिंग डियर्स, ये सब एग्जाम्पल हैं किसके? बाइपोलर्स के, जो केवल जहां पे बर्फीले जगह है, बाइपोलर।
जहाँ पे बर्फ पड़ रही है वहीं पर रहते हैं, माइग्रेट नहीं करेंगे क्योंकि वार्म एरिया में रह नहीं पाएंगे, उसी के हिसाब से एडाप्ट हैं। तो ये हो गए बाइपोलर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनिमल। तीन करीब करीब मेजर 3 तरह से डिस्ट्रीब्यूशन पूरे अर्थ पे एनिमल्स या फ्लोरा प्लांट का होता है। डिसकंटिन्यूअस, मूव नहीं करेंगे, कोई न कोई बैरियर उनको रोक लिया है। एग्जाम्पल है मार्सुपियल्स, लंगफिश एंड ऑस्ट्रिच। कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन, मूव करेंगे, शेल्टर, फूड या कोई नेचुरल डिजास्टर को लेकर के इनका मूवमेंट हो जाएगा, कहीं भी रह जाएंगे, अडॉप्ट कर जाएंगे। एग्जाम्पल इनका है बैट है, रैट है, ह्यूमन स्वैंग है, लिजॉर्ड्स हैं। बाइपोलर, ये भी मूव नहीं करेंगे। ये 3 तरह से होते हैं डिस्ट्रीब्यूशन पूरे अर्थ पे एनिमल्स का या फ्लोरा या प्लांट का। और इसी आधार पे वैज्ञानिकों ने पूरे अर्थ को 6 रीजन में डिवाइड किया है। 6 रीजन, इस रीजन को भी हम लोग देख लेते हैं। देयर आर 6 रीजन फॉर जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्लोरा एंड फाना। नंबर 1 है नियरेक्टिक रीजन। पहला है नियर रेक्टिक रीजन, दूसरा है नियरेक्टिक या नियो है NEOR CTIC नियोरेक्टिक रीजन। दूसरा है इथियोपियन रीजन, इथियोपियन रीजन। तीसरा है नियोट्रॉपिकल रीजन, नियोट्रॉपिकल NEOTROPICAL नियोट्रॉपिकल रीजन। उसके बाद ओरिएंटल रीजन। देखिए ओरिएंटल रीजन, ओरिएंटल रीजन। पैलियोइक रीजन, पैलियोइक रीजन PALAEORCTIC पैलियोटिक रीजन। और उसके बाद ऑस्ट्रेलियन रीजन। 6 है ऑस्ट्रेलियन रीजन। ऑस्ट्रेलियन रीजन, ये आपके 6 रीजन पूरे अर्थ को डिवाइड किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ 3 क्राइटेरिया। पूरे अर्थ को 6 रीजन में डिवाइड किया गया है। नियोरेक्टिक रीजन में नॉर्थ अमेरिका के एरिया सब आते हैं। इथियोपियन रीजन में अफ्रीका के रीजन सब आते हैं। ओरिएंटल रीजन में एशिया के रीजन जितने आ जाते हैं सब आते हैं। ऑस्ट्रेलियन रीजन में ऑस्ट्रेलियन रीजन आ जाते हैं। पैलियोटिक में यूरोप के जितने रीजन आ जाते हैं। और उसके बाद नियोट्रॉपिकल में नॉर्थ अमेरिका के रीजन सब आ जाते हैं। ये हमारे हैं 6 रीजन फॉर द एनिमल फ्लोरा फंड के डिस्ट्रीब्यूशन जो बनाया गया है। डिस्ट्रीब्यूशन के केस में बता रहा हूं अभी एविडेंस इसके बाद हम पढ़ाएंगे आपको। तो 3 बेसिस के आधार पर पूरा डिस्ट्रीब्यूशन बनाया गया है। डिसकंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस, बाइपोलर। और इसी आधार पर पूरे अर्थ को 6 रीजन में डिवाइड किया गया है डिस्ट्रीब्यूशन को। नियोरेक्टिक, इथियोपियन, नियोट्रॉपिकल, ओरिएंटल, पैलियोरेक्टिक, ऑस्ट्रेलियन, 6 रीजन। इसी रीजन में पूरे अर्थ है। ये आपको क्लियर हो गया होगा कि एनिमल का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कितने प्रकार का है और पूरे रीजन, पूरे अर्थ में कितने रीजन्स हैं। इस डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पर जो एनिमल जहां रहेगा, जो जहां जिस हैबिटेट में रहेगा, उसी के अनुसार वो एडाप्ट हो जाता है। नेचुरल सिलेक्शन के आधार पे, उसी के आधार पे वो एडाप्ट होगा। और इसी को अब हम मेन पॉइंट पर आ जाते हैं। देखिए बायोजियोग्राफिक कैंप में उसी के आधार पर एडाप्ट होगा। इसी को डार्विन ने एडाप्टिव रेडिएशन कहा था। एक कोई स्पीसीज है,
वो जब माइग्रेट करेगी किसी दूसरी जियोग्राफिकल एरिया में जाएगी, वहाँ के अनुसार एडाप्ट होगी। एडाप्टिव रेडिएशन, डाइवर्जेंट एवोल्यूशन, जिस एरिया में डिस्ट्रीब्यूशन एनिमल का होगा उसी के हिसाब से होगी, और उसका एंसिस्टर भी एक जगह रहेगा, अलग अलग स्पीसीज हो जाएगी। इसको माइक्रो इवोल्यूशन भी कहेंगे हम लोगों ने। डाइवर्जेंट इवोल्यूशन या एडाप्टिव रेडिएशन में इसको बहुत अच्छे ढंग से देखा था, बहुत इसमें डिटेल हम नहीं जाएंगे। सबसे बड़ा एग्जाम्पल इसका जो है, सबसे अच्छा एग्जाम्पल हम आपको दिखाए, आपको ये 3 एग्जाम्पल से मैं आपको बताऊंगा। नंबर 1 डार्विन्स फिंचेस, नंबर 2 यूथेरियन मैमल्स, नंबर 3 कैमल्स। ये तीनों के डिस्ट्रीब्यूशन के एग्जाम्पल से सिद्ध हो जाएगा कि ये डिस्ट्रीब्यूशन, बायोजियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ये प्रूव कर देता है कि एवोल्यूशन हुआ है। आइसलैंड ऑफ बायो, देखिए डार्विन्स फिंचेस, डार्विन जब 1831 से 35 तक, 1831 से 1835 तक जब उन्होंने HMB वीगल पे जब यात्रा किया था, तो उन्होंने गैलापागोस आइसलैंड पहुंचे थे। गैलापागोस आइसलैंड पे वो कुछ दिन तक रहे थे, और जब उन्होंने ब्लैक बर्ड्स को देखा, गैलापागोस एक आइसलैंड था, फिर से एक बार देख लें, गैलापागोस एक आइसलैंड था, यहाँ पे कुछ ब्लैक बर्ड्स रह रही थी, फिंचेस, जिसको डार्विन ने फिंचेस कहा, बाद में इसको डार्विन्स फिंचेस कहा गया। यहाँ पे रह रही थी, कोई नेचुरल डिजास्टर आया, ये आइसलैंड जो था छोटे छोटे कई आइसलैंड्स में बट गया, करीब करीब किसी किसी को उसमें 14 लिखा है, किसी किसी में और भी लिखा है। 14 आइसलैंड्स में बट गया, और जितने यहाँ की बर्ड्स थी सब ले करके सब अलग अलग हो गई, और जिस जिस छोटे छोटे आइसलैंड्स में गई हैं वहाँ वहाँ पे वो डेवलप शुरू हो गई, इवोल्यूशन हुआ, एडाप्टेशन हुआ, और उसकी अलग अलग स्पीसीज बन गई। यानी एक स्पीसीज जो यहाँ थी वो 14 स्पीसीज में डिवाइड हो गई। क्यों? क्योंकि वो माइग्रेट हो गई। ये माइक्रो इवोल्यूशन हो रहा है। एक स्पीसीज थी गैलापागोस ऑफ आइसलैंड पे, इसीलिए डार्विन ने यहाँ इसको कहा था इवोल्यूशनरी लैब, इसको कहा था। गैलापागोस ऑफ आइसलैंड को इवोल्यूशन का लैब कहा था। जब इस बर्ड्स को उन्होंने देखा, गैलापागोस ऑफ आइसलैंड के बर्ड्स को देखा, और छोटे छोटे द्वीपों में जब गए, वहाँ के जब बर्ड्स को, प्लांट्स को, फ्लोरा को, फाना को देखा, तो अबाक रह गए कि वही बर्ड्स है, अलग अलग ढंग से दिखाई दे रही है। जब उन्होंने पूरे मिला करके सब स्टडी किया, तो पता लगा कि जो गैलापागोस ऑफ आइसलैंड का जो बर्ड्स थी, यहाँ पे जो बर्ड्स थी, सब उसी की स्पीसीज हैं, अलग अलग इवॉल्व हुई हैं। जब वो अपना जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन मूव हो गया, माइग्रेट हो गया, यहाँ से आइसलैंड्स अलग अलग टूट करके अलग अलग एरिया में चला गया, तो अलग अलग वहाँ पे एडाप्टेशन हुआ, चेंजेस हुए, और वो अलग अलग स्पीसीज बन गई सबकी। इस तरह से एक स्पीसीज करीब करीब 14-15 या कई स्पीसीज में डिवाइड हो गई। क्यों? क्योंकि जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन, दिस प्रूव माइक्रो एवोल्यूशन। ये जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ये बता रहा है कि नई नई स्पीसीज बनती हैं, एवोल्यूशन होता है। ये डार्विन्स फिंचेज है। एग्जाम्पल देखा उन्होंने जब स्टडी किया अपने बुक्स में, बीगल्स में लिखा है उन्होंने अपने, देखिए सीड्स, ये एक थी जो सीड्स खाती थी, इसकी वीक्स कैसे थी, लेकिन जब यहाँ पे आ गई तो ये फ्रूट खाने लगी, इसकी वीक चेंज हो गई, फल खाने की योग हो गई, कलर चेंज हो गए। फूड हैबिट एंड कलर बोथ आर चेंज, फीडिंग हैबिट। दूसरे आए, तीसरे ये ग्राफ्स खा रही थी, इसके कलर और वीक्स चेंज हो गई, दूसरी स्पीसीज बन गई है। और तीसरा जो है यूजिंग फिंच टूल्स, देखिए इसकी चोंच लंबी हो गई, टूल्स का यूज करने लगी है। ये फिंच टूल्स का यूज करती थी, दूसरी स्पीसीज बन गई। एक तीसरी इंसेक्ट खाने वाली, यहाँ पे इंसेक्ट थे, अब उसके हिसाब से अपने को चेंज किया इसने, इंसेक्ट की तरह इसकी वीक हो गई, कलर चेंज हो गया। उसी तरह से देखिए लीव्स खा रही थी, जो अलग वाले आइसलैंड्स में गई थी वो लीव्स खा रही थी, उसकी चोंच और कलर अलग चेंज हो गया। एक स्पीसीज जो मेन थी, देखिए एक तो एग्जाम्पल बताया गया कितना स्पीसीज में बदल गई ड्यू टू जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन। जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन जब हुआ तो
उस एनवायरनमेंट के हिसाब से इनकी फीडिंग हैबिट, इनका कलर, इनकी अन्य स्ट्रक्चर्स में चेंजेस आ गए और धीरे धीरे अलग स्पीसीज बन गई। एक स्पीसीज करीब करीब 14 स्पीसीज में बदल गई, इवोल्यूशन हो गया। ये जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन दिखा रहा है कि इवोल्यूशन हुआ। ये आपका डार्विन्स फिक्स का बड़ा एक बेस्ट एग्जाम्पल है। ये क्लियर हो गया होगा, डार्विन्स फिक्स कई बार हम लोग पढ़ चुके हैं इसको। दूसरा एग्जाम्पल देखें कैमल्स का। कैमल्स, अब देखते हैं कि कैमल्स मतलब ऊंट। देखिए कैमल्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हुआ। कैमल्स ये स्पेशली जो है नॉर्थ अमेरिका। Camels family includes different types of camels. All of today camels are descended from same camels ancestors. These ancestors live in North America. North America का रहने वाला था। Million years ago ये नॉर्थ अमेरिका में रह रहा था इन द फॉर्म ऑफ लामा। लामा आप पढ़े होंगे। देखिए ये लामा है, ये कहाँ था? नॉर्थ अमेरिका में। लामा उस तरह से है, जब चेंज हुआ किधर गया? ये ईस्ट एशिया, उसके बाद अफ्रीका एंड अदर साउथ अमेरिका। उसके बाद ये चेंज हुए, माइग्रेट किए यहां से। जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन अब यहां से माइग्रेट कर रहे हैं। कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन जो हम लोगों ने पढ़ा था, मूव कर जाते हैं। कोई प्रॉब्लम आई फूड की, शेल्टर की, यहां से मूव किए अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, सॉरी ऑस्ट्रेलिया नहीं, अफ्रीका, ये पनामा से होते हुए, समुद्र नहर से होते हुए साउथ अमेरिका, अफ्रीका, एशिया, इस जगह जब मूव किए तो चेंज क्या हुआ? जब यहां आ गए, एक तरह का ये होता है बैक्टीरियन कैमल्स। इसके हम्प दो होते हैं, हम्प देखेंगे दो हैं, लेकिन जो एशियन है, यूरोपियन के, इसको ड्रोमेटरी कैमल्स बोलते हैं। इसके हम्प सिंगल है। देखिए चेंज कैसे हो रहा है। लामा, वहां लामा था, लेकिन जब यहां आ गया तो इसका चेंज हो गया, दूसरी स्पीसीज हो गई, दो हम्प बन गई। एशिया में आ गया तो सिंगल हम्प हो गई। एल्पोका एक और इसकी स्पीसीज होती है कैमल्स की, एल्पोका। एल्पोका ALPOCA, एल्पोका अलग स्पीसीज है, डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। बाइक्यूना, विक्यूना एक होती है, VICUNA, विक्यूना एक अलग स्पीसीज होती है, वो यूरोप एरिया में चली गई। अब जैसे जैसे इस लामा का, कैमल का जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, उसी तरह से वो जा करके उस एनवायरनमेंट के हिसाब से अपने को चेंज कर ले रहे हैं। चेंज करके एक अलग चीज होती जा रही है, माइक्रो एवोल्यूशन हो जा रहा है, एडाप्टिव रेडिएशन हो रहा है, डाइवर्जेंट एवोल्यूशन जिसको कह रहे हैं। लामा एक था अमेरिका में, जिस जिस जगह गया अलग अलग स्पीसीज हो गई, इसके चेंजेस हो गए। जिस तरह से डार्विन्स फिंचेस में एक ब्लैक बर्ड अलग अलग स्पीसीज हो गई, उसी तरह से कैमल जिस जिस एरिया में, जिस जिस जियोग्राफिकल एरिया में गए, उस जियोग्राफिकल एरिया में एडाप्ट होकर चेंज हुए ड्यू टू नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन प्रेशर क्रिएट हुआ, चेंजेज आए, अलग स्पीसीज बन गई। ये प्रूव करता है कि एवोल्यूशन हुआ है। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ द कैमल। उसके बाद एक एग्जाम्पल और देखिए आप, यूथेरियन मैमल्स। हम लोगों ने मार्सुपियल्स पढ़ा था, प्रोटोथीरिया, यूथीरिया, प्रोटोथीरिया, मेटाथीरिया और यूथीरिया। मैमल्स के इवोल्यूशन हम देखेंगे। प्रोटोथीरिया यही लिख लेते हैं, प्रोटोथीरिया, दूसरा था मेटाथीरिया और तीसरा था यूथीरिया, जिसमें हम लोग आते हैं। प्रोटोथीरिया प्रिमिटिव मैमल्स थे, मेटाथीरिया मिडिल वाले थे, मार्सुपियल्स। ये एक लेइंग मैमल्स थे प्रोटोथीरिया, एकिना, स्पाइनी, एंटीटर। मेटाथीरिया मार्सुपियल्स थे, यूथीरियन में डेवलप मैमल हो गए। मार्सुपियल्स को अगर हम देखेंगे ऑस्ट्रेलिया में थे। पहले ये सारे के सारे
प्रोटोथीरिया के रूप में थे ऑस्ट्रेलिया में। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया पहले यूपी एशिया से अटैच था। नेचुरल डिमार्केशन हुआ, बैरियर हुआ, अब ऑस्ट्रेलिया टूट अलग हो गया, चला गया। जो मार्सुपियल्स वहां रह गए वहीं रह गए। उसके बाद वहां से इधर जो बचे वो माइग्रेट किए मेटाथीरिया और यूथीरिया। अभी भी कुछ मार्सुपियल्स वहां हैं एग्जाम्पल के लिए। अब देखिए प्रोटोथीरिया एग्लेन ऑस्ट्रेलिया में थे। ऑस्ट्रेलिया नेचुरल डिजास्टर के थ्रू डिटैच होकर अलग हुआ। कुछ माइग्रेट करके चले आए थे उसी समय, जो बचे वो मेटाथीरिया यूथीरिया में चेंज हुए, लेकिन जो बच गए वो आज भी प्रोटोथीरिया मार्सुपियल्स में है वहां ऑस्ट्रेलिया में। ये भी डिस्ट्रीब्यूशन से हुआ। मैमल्स कैसे आए? अगर वहां से माइग्रेट करके नहीं आए होते, जियोग्राफिकल चेंज ना हुआ होता तो मैमल्स आते ही नहीं। ये जियोग्राफिकल चेंजेस, जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशंस ये बता रहा है कि इवोल्यूशन हुआ है। अब आपके समझ में आ गया होगा फर्स्ट ऑफ थिंग बायोजियोग्राफिकल इवोल्यूशन, बायोजियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन कितने प्रकार का होता है, डिसकंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस और बाइपोलर मेन। और इस डिस्ट्रीब्यूशन के बेस पे पूरे अर्थ को 6 रीजन में डिवाइड किया गया है। किस रीजन में कौन से पार्ट्स आ रहे हैं। अब हम लोगों ने जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पर इवोल्यूशन प्रूफ हुआ है। इसको 3 एग्जाम्पल से देखा, डार्विन्स फिंचेस, कैमिल्स और यूथीरिया मार्सुपियल्स। 3 क्लास के जो एनिमल्स थे, फाना थे, इनके डिस्ट्रीब्यूशन से अलग अलग जो स्पीसीज बन गई, माइक्रो इवोल्यूशन हुआ, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन हुआ। ये प्रूव कर रहा है कि जियोग्राफिकल बायोजियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ये बता रहा है कि इवोल्यूशन हुआ है। और हम क्या पढ़ रहे हैं? इवोल्यूशन के एविडेंस ही तो पढ़ रहे हैं। इवोल्यूशन हुआ, इसका एविडेंस क्या है। अब जैसे लामा क्या है, कैमल्स हम लोग देख रहे थे। देखिए कैमल्स जो है, लामा यहां से आया, ये साउथ अमेरिका, एशिया से बैक्ट्रियन कैमल देखिए, और अफ्रीका से आ गया डोमेट्री कैमिल। उस तरह से 2-3 स्पीसीज और हैं जो इसमें नहीं दिखाई गया। एपोका पहले बता चुके हैं, विक्यूना, कैमिलिडी, लामा, इस तरह की स्पीसीज जो साउथ अमेरिका से माइग्रेट हुई हैं, जहां जहां गई हैं चेंजेज हुए। उस इन्वायरमेंट के हिसाब से नेचुरल सिलेक्शन हुआ, नेचुरल प्रेशर क्रिएट हुआ, उसके अंदर चेंजेस हुए, वेरिएशन आए, अलग अलग स्पीसीज बन गई। ड्रोमेडरी कैमिल, उसके बाद बैक्टीरियन कैमिल, जिसमें देखिए चेंजेस आ गए इसके स्ट्रक्चर में, फीडिंग हैबिट में। तो ये क्या दिखा रहा है? ये बायोजियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशंस शो कर रहे हैं। तो 3 एग्जाम्पल से हम लोगों ने देख लिया, डार्विन फिंचेस से, यूथीरियन मैमल से और कैमिल के डिस्ट्रीब्यूशन से कैसे चेंजेज हुए और कैसे नई नई स्पीसीज बनी, कैसे माइक्रो इवोल्यूशन हुआ, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन हुआ। ये प्रूव करता है कि एविडेंस हुआ है। आई होप कि आपकी समझ में आ गया होगा कि बायोजियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन से कैसे प्रूफ हो रहा है कि इवोल्यूशन हुआ है। और ये एविडेंस का एक जबरदस्त प्रमाण भी है, इवोल्यूशन का प्रमाण है। और इसको आप रिपीट करते रहेंगे तो ये आपकी समझ में आ जाएगा। थैंक यू।